चुके हैं पीवीआरएल और हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर 2015 के बारे में। एएमके 1 का क्वेश्चन पेपर है ये, और यहाँ हम डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से 2015 के क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, एएमके 1 मार्केटिंग 8 में से 5 क्वेश्चन करने हैं। पार्ट ए में 2 क्वेश्चन आएंगे, पार्ट बी में बाकी 6 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे। उन 6 में से आपको 3 करने हैं। पार्ट ए पूरा कंपलसरी होता है, ठीक है, और आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कंपलसरी करने होते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप थोड़ा क्वेश्चन पेपर एक तो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। नाउ चलिए, तो पहला सवाल हम लोगों का है डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसी 2 के बारे में आपको डिस्टिंग्विश करना है, लेकिन 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए होंगे ए, बी, सी और डी। तो हम ए को जान लेते हैं। मार्केटिंग और सेलिंग, इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, मार्केटिंग और सेलिंग बिल्कुल सेम है। नहीं, मार्केटिंग का मतलब है किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचाने वाली सारी एक्टिविटीज़। बट सेलिंग का मतलब है कि प्रोडक्ट को एक्सचेंज करके पैसा लेना, प्रोडक्ट के बदले पैसा लेना। ठीक है, सेलिंग का मेन फोकस रहता है सेल्स पे, मार्केटिंग का ज़्यादा फोकस रहता है प्रॉफिट पे। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन पेपर में डिस्कस किया हुआ है। आप लोग यूट्यूब पर दूसरी वीडियो देख सकते हैं, 2012 का क्वेश्चन पेपर, उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो मैं यहाँ पर आपको इसमें आई बटन पे इसका लिंक भी आप लोगों को दे दूँगा। नाउ आगे डिस्कस करते हैं भाई, डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेलिंग एंड मार्केटिंग। सेलिंग का पूरा फोकस रहता है कि भैया माल कितना ज़्यादा बिक जाए, मार्केटिंग का फोकस रहता है कितने सारे लोग इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। कंपनी का पहले कंपनी प्रोडक्ट बनाती है फिर बेचती है, लेकिन मार्केटिंग में कंज्यूमर से पहले पूछती है आपको चाहिए क्या, फिर प्रोडक्ट बनाती है जिससे उनकी मैक्सिमम नीड और वांट सेटिस्फाई की जा सके। सेलिंग का मतलब होता है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम ओरिएंटेड सेल्स हो। मार्केटिंग का मतलब रहता है प्रॉफिट ओरिएंटेड, क्योंकि कस्टमर को ज़्यादा पसंद आएगा तो हमारा फ़ायदा ज़्यादा होगा। ज़्यादा बिकने में फ़ायदा नहीं हो, देखो ज़्यादा बिकने का मतलब नहीं है कि फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन फ़ायदा होने का मतलब फ़ायदा होगा। यहाँ पे सेल्स और मार्केटिंग में ये बड़ा डिफरेंस है। प्लानिंग शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, जैसे एक कोई सेल्स वगैरह हो गई, आज के ऑफ़र कुछ लेकर आ गए। मार्केटिंग के अंदर लॉन्ग रन हम लोग प्लानिंग करते हैं। ये सेलिंग जो है स्ट्रेस करती है नीड्स ऑफ सेलर, कि ज़्यादा सेलर बेचे, उसका प्रॉफिट तभी होगा। लेकिन मार्केटिंग में हम स्ट्रेस करते हैं वांट्स ऑफ बायर, कि बायर को क्या चाहिए। ठीक है, अगर हमारा बायर हैप्पी रहेगा तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेगा। अगला सवाल हम लोगों का है डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 ऑफ द फॉलोइंग में, तो हमें इसमें भी डिफरेंस बताना है। माइक्रो मार्केटिंग इन्वायरमेंट एंड मैक्रो मार्केटिंग इन्वायरमेंट। माइक्रो जो हमारे कंट्रोल में होता है ना, और मैक्रो मार्केटिंग इन्वायरमेंट जो अनकंट्रोलेबल होता है। अब सर, ये कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल की क्या बात कर रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कंपनी है, कोई कंपनी है, इस कंपनी के डायरेक्ट कंट्रोल में क्या क्या चीज़ें आएंगी? इस कंपनी के डायरेक्ट कंट्रोल में आएगा क्या भाई, जो भी इसके डायरेक्ट कंट्रोल में हो, जिसको ये इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर, कॉम्पिटिटर, कस्टमर्स, डीलर्स, कस्टमर की नीड्स, ये सारा का सारा इसके डायरेक्ट कंट्रोल में है। ओके, नाउ माइक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस मार्केटिंग डिसीजंस ऑफ द कंपनी आर ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल एनवायरनमेंट, सप्लायर, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, जैसे कोई रीसेलर हो गया, वेंडर हो गया, कॉम्पिटिटर और कंज्यूमर। ये डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं, मतलब डायरेक्ट एक्सेस होता है कंपनी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का इन सभी के ऊपर। लेकिन मैक्रो एनवायरनमेंट भैया लार्ज सोसाइटल फोर्सेस होती हैं इसके अंदर, और ये आउटर सर्कल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। हम इन्हें, ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, हम इन्हें बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे डेमोग्राफिक चेंज, इकोनॉमिक, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल फोर्सेस, ये भाई बिल्कुल ही हमारे बस के बात नहीं होती। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इन सबको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बट हाँ, इनसे इन्फ्लुएंस होकर अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को हम लोग चेंज कर सकते हैं, इनके अकॉर्डेंस में हम लोग ला सकते हैं, बट इन्हें चेंज खुद से नहीं कर सकते। इनसे इन्फ्लुएंस होकर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये कौन कौन से मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं? फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, डेमोग्राफिक, सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट। इसके बारे में
ज़्यादा डिटेल में मैंने पिछले क्वेश्चन पेपर में डिस्कस किया हुआ है, आप उसे रेफर कर सकते हैं. नाउ कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशन. भैया इसमें हम लोगों को डिस्टिंग्विश करना है तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या होता है. प्लीज़ चेक योर इंटरनेट. क्या बाकी सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही है? यस, मे बी देयर इज़ अ इंटरनेट लैग, मार्टिन. सो प्लीज़ चेक योर इंटरनेट और यू कैन रीजॉइन एज वेल, राइट. नाउ सो हमें पूछा गया है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कस्टमर एक्सपेक्टेशन में डिस्टिंग्विश करो. दोनों अलग अलग कैसे हैं भाई? कस्टमर सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है कितना खुश है वो, उसका जो मिज़र. अगर आप लोगों से ऐसा होता है, ये मीटिंग कटने के बाद, गूगल मीट कटने के बाद आप लोगों के पास एक रिव्यू फॉर्म खुलता है ना, हाउ वाज योर कॉल, 5 स्टार आते हैं वहाँ से. यस, उसको रेट करते हो आप. इसका मतलब कि आपको ये गूगल मीट से कितना सेटिस्फैक्शन मिला. जिस दिन आपकी मीटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बिल्कुल स्मूथ रहती है, आप उसमें 5 पे क्लिक करते हो, ओके कर देते हो, बस खत्म. लेकिन जिस दिन बार बार इंटरनेट कट रहा है, आज तो मैं बताऊंगा कि कैसे ख़राब एक्सपीरियंस मिला है मुझे, उसमें 1 रेट करते हो, नीचे रीज़न में बहुत सारी बातें लिखते हो और फिर उसे सेंड करते हो. इसका मतलब है कि ये एक मेज़र है कि कस्टमर कितना ज़्यादा सेटिस्फाई है आपके बिजनेस के साथ, आपकी ऑफरिंग के साथ, आपके प्रोडक्ट और आपकी सर्विसेज के साथ. ठीक है, क्लियर. नाउ बेसिकली उसकी जो डिस्क्रिपेंसी है एक्सपेक्टेशन और ऑफरिंग में, मतलब ऐसा समझो कि आपको एप्पल खाना है, सेब खाना है. अब आपने क्या किया, जैसे आप एप्पल लेंगे, थोड़े आप भूखे भी हैं, थोड़े से हल्का सा प्याज भी लगा होगा, समझ रहे हैं, ऐसी कंडीशन है. जैसे ही आप एप्पल लेंगे और आपने खाया उसको, अब आपके मन में आपकी एक्सपेक्टेशन ऐसी होगी कि आप चाहेंगे कि ये ऐसा एप्पल हो कि जिस थोड़ा जूसी हो, है ना, क्रंची हो, राइट. बट अगर वो सूखा रहा और दांत फंस गए और थोड़ा अजीब सा हो गया, तो भैया आपकी एक्सपेक्टेशन और वो जो प्रोडक्ट ऑफरिंग थी बिल्कुल मैच नहीं है उसके अंदर. आपकी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड वो प्रोडक्ट परफॉर्म कर रहा है. इसका मतलब वो प्रोडक्ट आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, राइट. क्लियर. सो अनलाइक कस्टमर सेटिस्फैक्शन, customer experience depend upon more impression left on your customer over the entire sales or purchase process. Basically expectation किससे आती है? आपकी एक्सपीरियंस से ही आती है. आपके जो पुराने एक्सपीरियंस होंगे उन्हीं के बेसिस पे तो एक्सपेक्टेशन करते हो. अच्छा चलो मैं आप लोगों को एक इमेजिनेटिव कोई प्रोसेस बताता हूँ. मैंने कहा कि एक ऐसा इमेजिन कीजिए, एक शेप है ट्रायंगुलर, उसके ऊपर कोई सर्कुलर शेप लगा हुआ है, उसमें से 2 ऐसे लीव्स निकल रहे हैं, ग्रीन लीव्स, है ना. और ये एक फ्रूट है, ये फ्रूट बहुत ज़्यादा स्वीट होता है. अब स्वीट भी बहुत टाइप का होता है. तो आप ये जो मैंने इमेजिनेटिव थॉट आपको बताया है, क्या आप इससे अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये स्वीट होगा, कैसा होगा, किस टाइप वाला स्वीट होगा? यस. How does expectation forms? Expectation forms on the basis of previous experiences. Previous आपके experiences कैसे रहे थे, right? So it is very important कि customer experience भी आपका अच्छा हो, जिससे उसकी expectation जो है वो आप set कर पाएँ. और हाँ, अगर आप expectation पूरी करते चले जाएंगे तो customer की expectation enhance भी होती है. जैसे आप लोग पहले कोई एक मोबाइल फ़ोन यूज़ करते थे आज से 3-4 साल पहले, आज आप वो मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे हैं, है ना. जो आज आप यूज़ कर रहे हैं वो 5 साल बाद यूज़ नहीं करेंगे, जो 5 साल बाद यूज़ करेंगे वो अगले 2-3 साल बाद उसके नहीं यूज़ करेंगे. रीज़न क्या है? आपकी एक्सपेक्टेशन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से बढ़ती चली जाती है, क्योंकि आप एक बार सेटिस्फाई हो जाते हो, फिर बोर होना शुरू हो जाते हो, फिर आप कुछ नया ढूंढते हो. सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, राइट. हम लोग हमें किक चाहिए होती है, कि साइको किक चाहिए होती है इस तरीके की. नाउ दोनों की रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या है? जितना अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस रहेगा वो उतना ही अच्छा कस्टमर एक्सपेक्टेशन परसेप्शन क्रिएट करेगा. और अगर आपके प्रोडक्ट ने वो एक्सपेक्टेशन मैच कर दी तो उतने ही बढ़िया लेवल का कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, राइट. क्लियर. समझ रहे हैं आप लोग?
चलिए, अगर आप बार बार नेगलेक्ट करते चले जाएंगे एक के बाद एक, तो चीज़ें ख़राब होती चली जाएंगी, क्योंकि आपके कस्टमर को बुरे एक्सपीरियंस से कोई नहीं बचा पाएगा. If how they interact with your business changes visit to visit, customer satisfaction may rise one day but then plummet the next. तब तक देर हो चुकी हो सकती है और कोशिश करोगे आप कि बढ़िया ही रहे. अगला सवाल है, हमें डिस्टिंग्विश अभी भी करना है. पहले क्वेश्चन का चौथे पार्ट पे हम लोग पहुंच गए हैं. मार्केटिंग, कम्युनिकेशन और प्रमोशन के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़, इन दोनों में डिफरेंस हम लोगों को बताना है बेसिकली. अच्छा, ये बहुत ही चालाक लोग हैं, AMK का क्वेश्चन पेपर बनाने वाले लोग. इनको पता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, उसमें इसमें है ना. तो ऐसे ही सवाल आप लोगों के लिए लेकर आने की आप लोग थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाए कि यार मार्केटिंग कम्युनिकेशन का मतलब ही प्रमोशन से होता है. जब तक मैं मार्केटिंग में कम्युनिकेशन नहीं, प्रमोशन का मतलब क्या है? प्रमोशन का मतलब है अपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग को लोगों तक पहुंचाना. पहुंचाने का मतलब है कम्युनिकेट करना, राइट. तो हमें बताना है कि सिमिलैरिटी वाला डिफरेंस है, मतलब ज़्यादा सिमिलैरिटी है, ये इसका सबसेट है ना. प्रमोशन इज़ अ सबसेट ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन. सर सबसेट का मतलब क्या होता है? ऐसा समझ लो कि ये बड़े भाई हैं और उसके छोटे भाई कौन है? प्रमोशन. ऐसा समझ लो ना. सो इन मार्केटिंग कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है अगर आपको मार्केटिंग करना है. मार्केटिंग करने का मतलब क्या है? बेसिकली मैं आपको एक बार दोबारा याद दिलाऊं कि किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक ले जाने के लिए एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना है ना. तो अब अगर प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक लेके जा रहा हूँ तो मुझे बहुत बार कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, कब चाहिए, किसके लिए चाहिए, कौन से रास्ते से होकर जाएगा, कब मिलेगा, कितने रुपए में मिलेगा, कितनी इसकी शेल्फ लाइफ है. बहुत सारी बातें मुझे कम्युनिकेट करनी पड़ेगी. ये जो मैसेज होगा वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना पड़ेगा. सो कम्युनिकेशन हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्केटिंग, राइट. क्लियर. Since marketing communication aim at influencing the customer behavior in favor of the firm's offering, these are persuasive in nature. Persuasive का मतलब होता है मनाने वाली. अगर आप सही से देखो, आपको छुपा चुप्स का ऐड आया कि ऐसे स्टिक्स हैं जिनको खाने के बाद आपको एकदम बबल गम आएगा, उसके बाद कैंडी बबल गम बन जाएगा, राइट. कोई दूसरा ऐड आता है, हाजमोला, है ना, कुछ भी ऐड आ रहा है टेलीविज़न पे, तो वो आपको क्या कर रहा है? मना रहा है. मतलब मनाने का मतलब क्या है कि वो आपके कंज्यूमर भी, जो आपका बिहेवियर है, बाइंग डिसीजन बिहेवियर, उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आप इस वाले प्रोडक्ट को भी एक बार ट्राई कीजिए, राइट. क्या आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यही है मार्केटिंग कम्युनिकेशन. अब इसको, इस परसुएसिव मेथड को हम लोग प्रमोशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि हम किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग. अब ये मार्केटिंग के अंदर आपको 4 P's मिल जाएंगे, 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स. अब ये 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स कौन कौन से होते हैं? यस, सभी लोग बताएंगे एक साथ. हाँ, यस, बोलो भाई, कहाँ हैं आप लोग? हाँ, और हाँ, प्लेस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सेम है ना. दोनों बात सेम है, डिट्टो सेम है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है. यस, और क्या हो सकता है? अच्छा, मैं 5 P's बना दूँ, 5 P's. अब बताओ सर, ऐसे तो खूब सारे पीस बनाते रहो. हाँ, वाओ, दैट्स ऑसम, ग्रेट गर्ग, देव. नाउ नेक्स्ट क्या हो सकता है? पर्सनल. ठीक है, पर्सनल कौन? पर्सनल मैं बोल, पर्सनल नहीं, पर्सनल मतलब जो लोग काम कर रहे हैं आपके स्टोर के अंदर. तो ये भी मार्केटिंग का एक हिस्सा है ना. खैर, लेकिन मैं 5 P's की बात नहीं करूँगा, 4 P's की बात करेंगे, क्योंकि सब जगह 4 P मार्केटिंग का ही जलवा है, ऐसा समझ लो आप लोग. आगे बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन द सक्सेस ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, लाइक अगर आप बात करें खैतान फैन, बस नाम ही काफ़ी है. ऐसा सुना ना हम लोगों ने, खैतान जीवन बीमा, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी. मैगी, अब बस 2 मिनट में. सुना आप लोगों ने? और एक गजब की बात पता है क्या है? ये अपने प्रोडक्ट का नाम तो बता रहे हैं
क्या बेच रहे हैं वो भी बता रहे हैं, और वो प्रोडक्ट क्या काम करता है वो भी बता रहे हैं। ध्यान से सुनो, LIC पॉलिसी, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। मैगी नूडल्स मात्र 2 मिनट में, है ना। खैतान फैंस, बस नाम ही काफ़ी है। सी, दिस इज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन इन मार्केटिंग, राइट। अच्छा, एक दूसरी पावर की अगर मैं बात करूं तो, अच्छा सुबह सुबह सब लोग कोलगेट करते हो, यस, है ना, ठीक है। लेकिन सब लोग कोलगेट नहीं करते हो। कोलगेट एक कंपनी का नाम है भाई। आप लोग डिफरेंट टूथपेस्ट को यूज़ करते हो। यही तो बता रहा हूँ मैं, दिस इज द पावर ऑफ व्हाट, कम्युनिकेशन इन मार्केटिंग। तो ईमानदारी से बताना, सब लोग कोलगेट ही यूज़ करते हो क्या जिन्होंने हाँ बोला था? ओम, सौम्या, डिफरेंट टाइप का टूथपेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं, बट कोलगेट इन्होंने रिप्लेस कर दिया है इस वर्ड को। नूडल्स मतलब मैगी होता है, सभी के मन में ऐसा आ गया है। नूडल्स आर नूडल्स, बट मैगी इज़ अ ब्रांड हु सेल्स द नूडल्स। ना आगे चलते हैं, चलिए। अच्छा, इम्पॉर्टेंट और पर्पस क्या होता है प्रमोशन का? प्रमोशन का भैया इम्पॉर्टेंस रहता है कि ये इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं, जिसको सेल करना है और जिसको चाहिए, इन दोनों के बीच। प्रमोशन इज़ परसुएसिव कम्युनिकेशन। परसुएसिव का मतलब होता है कि मनाने वाला कम्युनिकेशन, कि एक व्यक्ति से कोई भी प्रोडक्ट जब वो सेल किया जा रहा है तो दूसरे व्यक्ति को उसकी जो परचेजिंग डिसीजन है उसको हम लोग इन्फ्लुएंस कर पाएँ, ठीक है। ये रिमाइंडर की तरह भी काम करता है। लक्स सोप, है ना, कोलगेट टूथपेस्ट, है ना, क्लियर। सो मोस्ट ऑफ द लॉयल कस्टमर्स मस्ट बी रिमाइंडेड कि एक प्रोडक्ट हम लोग बेच रहे हैं। आप लोगों ने हमेशा इनका ऐड देखा होगा, अभी भी आता है, बिक रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी ऐड दे रहे हैं इतना सारा, क्यों? क्योंकि भैया करना है, ऐड चल रहा है ये। राइट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, मैं आप लोगों को ABCD सारे क्वेश्चन कराता हूँ ना, सारे नहीं करने हैं, कोई 2 करने हैं उसमें से। अब आप खुद सोचो कि अगर मैं 1 घंटे के लेक्चर में आप लोगों को 5 सवाल सारे के सारे ऑप्शंस के साथ पढ़ा सकता हूँ, तो क्या आप 2 घंटे में 5 सवाल लिख पाएंगे ना आसानी से? यस और नो? ईजिली देख लो भाई। आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे होगे भाई, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत समस्या होने वाली है अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे। मेरा ये सब लोगों को सजेशन है कि प्लीज़ आप कम से कम 1 घंटा लिखें, कुछ भी लिखें, कुछ भी लिखें। कुछ भी लिखेगा मतलब सच में कुछ भी लिखो आप, तो अच्छा ये रहेगा कि आप क्वेश्चन आंसर लें, कोई क्वेश्चन पेपर सिलेक्ट कर लें अपने रैंडमली और उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। अच्छा, अगर आप लोगों को क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मैं आज आप लोगों को सभी जो सब्जेक्ट हैं उनके क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूँगा। जिसके पास व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है, 828 4 7 188, राइट। चलिए, नाउ हमसे सवाल पूछा गया है कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, पहला है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में मैंने आपको बताया कि भैया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसे चलती है। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है। पहले उसका आइडिया आएगा, आइडिया मन में आया, आइडिया, उसके बाद उस प्रोडक्ट को डेवलप किया जाएगा, उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, देखेंगे लोग कि बहुत अच्छा है तो उसको ग्रोथ मिलेगी, ज़्यादा लोग उसे खरीदेंगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत ज़्यादा लोग उसे खरीदने लग जाएंगे, मैच्योरिटी आ जाएगी। फिर जब कोई नया प्रोडक्ट आ गया उसको कंपटीशन देने के लिए, तो बस उस प्रोडक्ट का खात्मा शुरू हो गया, मतलब वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, कोई बात नहीं ना। चलिए आगे बढ़े भाई। पहले हम लोगों ने ये क्वेश्चन पेपर में किया हुआ है, जिसको ये ज़्यादा डिटेल में जानना है तो पुरानी वीडियोस रेफ़र कर सकते हैं आप लोग 2013 की और 11 की। चलिए, तो इसमें 4 फेजेस आते हैं, इंट्रोडक्शन फेज़, ग्रोथ फेज़, मैच्योरिटी फेज़ और डिक्लाइन फेज़। इंट्रोडक्शन फेज़ के अंदर पहली बार हम प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में। ग्रोथ फेज़ में ज़्यादा लोग उसे कंज्यूम करने लगे, यूज़ करने लगे, ख़रीदने लगे। मैच्योरिटी स्टेज के अंदर मतलब अब पीक पे चल रहा है, सब लोग इसी को यूज़ कर रहे हैं,
सेल बहुत ज़्यादा हो रही है, डिक्लाइन फेज में, अब कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया है, कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया है, इसकी वजह से ये प्रोडक्ट जो है ऑब्सलीट हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा. नाउ अगला सवाल हमसे पूछा गया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिस्काउंट्स एंड अलाउंसेस. डिस्काउंट का मतलब होता है कि कोई प्रोडक्ट जो किसी प्राइस पे बेचा जा रहा है उसमें कुछ छूट देना. मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट है, उसका प्राइस है 100 रुपये और हमारे पास डिस्काउंट चल रहा है 20%, तो अब मुझे मिलेगा 70 रुपये में, है कि नहीं? सर आपकी मैथ खराब है. हाँ, यस. अच्छा, मतलब कितने रुपये मिलेगा? 70 रुपये में ना. ठीक है, तो बेसिकली 20% डिस्काउंट 80 रुपीज़ में हमें वो मिल जाएगा. नाउ सो डिस्काउंट्स एंड अलाउंसेस बेसिकली व्हाट इट डज. अच्छा, सब लोग एक बार डिस्काउंट लिख देना कमेंट बॉक्स में, फटाफट से सब लोग डिस्काउंट लिखेंगे, डिस्काउंट एंड अलाउंसेस. देखते हैं स्पेलिंग वगैरह, ऑटो करेक्ट का यूज़ नहीं करना है, फटाफट से सब लोग बी एक्टिव गाइज. बड़े मतलब आप लोग बहुत ही अच्छे हैं. और देखिए, अरे वाह, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ और आप कंटिन्यू कर सकते हैं. देखो कुछ जो थोड़े से आलस में है वो सिर्फ डिस्काउंट लिख रहे हैं, है ना. ठीक है, बहुत बढ़िया. एंड अलाउंसेस, अच्छा ठीक है, अभी आधा आलस दोबारा वापस आ गया है. देख रहे हो आप, आधा आधा लिख रहे हैं. ठीक है. नाउ सो डिस्काउंट अलाउंसेस का मतलब है कि मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट है, 1 किलो चीनी खरीदोगे तो 6 रुपये की है, लेकिन अगर 100 किलो खरीदोगे तो 550 रुपये का है. भाई 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला कि नहीं, है ना. सो देखो, ये अब डिस्काउंट भी बहुत तरीके के होते हैं. क्वांटिटी डिस्काउंट होता है, तो क्वांटिटी डिस्काउंट के अंदर जब हम क्वांटिटी पे खरीदते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है. अब ये क्वांटिटी वाले डिस्काउंट भी 2 तरीके के होते हैं. एक होता है कम्युलेटिव, दूसरा नॉन कम्युलेटिव. कम्युलेटिव का मतलब होता है कि जब आप पूरा सामान खरीद के आओ, 10-20 हज़ार रुपये का, 1-1.5 हज़ार रुपये का, है ना, 500-700 रुपये का जब आप परचेज़ करोगे उसके बाद ही डिस्काउंट मिलेगा. मतलब टोटल परचेज़ देखने के बाद आपको डिस्काउंट दिया जाता है. नॉन कम्युलेटिव डिस्काउंट का मतलब होता है जिस पे आपकी परचेज़ कोई लिमिट नहीं होती, कोई सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर ये नॉन कम्युलेटिव डिस्काउंट लग रहा होता है. जैसे मान लेते हैं कि एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट चल रहा है और दूसरा है कि आपके टोटल बिल साइज़ पे डिस्काउंट मिलेगा. टोटल बिल हुआ आपका, मान लेते हैं आप हमारी शॉप से ख़रीदने आ रहे हैं भाई, ठीक है, किशन जनरल स्टोर, ऐसा कुछ हमारा नाम है ना. तो आप ख़रीदने आए इससे कोई सामान और आपका बिल हुआ 1070 रुपये का. हमने कहा कोई बात नहीं सर, 70 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिलेगा, कितना भी परसेंटेज ये हो, 70 रुपीज़ का हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट. तो ये मैंने क्यों किया, बिल साइज़ के हिसाब से, तो ये कम्युलेटिव डिस्काउंट हुआ. लेकिन अगर मैंने बोला सर वो जो नमकीन है ना हल्दीराम वाली 110 रुपये वाली, सर उस पर डिस्काउंट चल रहा है 10% का, तो ये आपको 99 रुपीज़ में ही मिल जाएगी. ये नॉन कम्युलेटिव है. आके कोई सामान खरीदे 99 की, तब भी मैं उसको वो नमकीन दे दूँगा. समझ में आ रही है बात गाइज? अगला है ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट उन लोगों को दिया जाता है जो हमसे व्यापार करते हैं. भैया ये एक फंक्शनल डिस्काउंट होता है, इसको फंक्शनल डिस्काउंट भी कहा जाता है. फंक्शनल डिस्काउंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फंक्शन परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करवाता है. सर कैसे? जो होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, इनके बीच में बहुत ही बढ़िया रिलेशन होता है. इस रिलेशन का मतलब है कि वो प्रोडक्ट आगे कंटिन्यू करा रहा है हमारा रिटेलर. तो इस रिलेशन को बरकरार रखने के लिए, व्यापार को ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग, सेलिंग, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, कंप्लेंट हैंडलिंग, कस्टमर सर्विसिंग, ये सारे के सारे प्रोसेस करेंगे और आगे इसको पास ऑन कर देंगे. तो जब ये व्यापार के लिए कोई डिस्काउंट दिया जाए तो मिडलमैन को जो डिस्काउंट दिया जाता है इसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं. ठीक है, चलिए फिर आता है कैश डिस्काउंट. कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका कुछ पैसा उधार है और आप अगर वो बोल रहे हो कि भाई कैश डिस्काउंट का मतलब होता है कि मान लेते हैं मैंने क्या किया, मैं एक रिटेलर हूँ, आई एम अ रिटेलर, और मैंने सामान ख़रीदा 10,000 रुपये का, मतलब 10 लाख रुपये का. ठीक है, 10 लाख रुपये का कोई सामान खरीद लिया. अब मैं होलसेलर को बोल रहा हूँ कि देखो सर मैं ये पैसा दूंगा 3 महीने बाद, 90 डेज़ में. ठीक है, चलो मैं 90 डेज़ में पैसा दूंगा, मुझे क्रेडिट लाइन दे दो 90 डेज़ की. तो उन्होंने कहा ठीक है जी, क्रेडिट टाइम दे दो मुझे, सर क्रेडिट टाइम दे दो मुझे 90 डेज़ का. तो उन्होंने दे दिया. लेकिन ये पता है क्या, इन्होंने एक ऑफ़र भी दे दिया कि भाई साहब सुनो इधर आओ,
कह रहे अगर आप तुरंत पैसा पे कर दोगे ना 1 वीक के अंदर, तो मैं आपको 5% का डिस्काउंट दिला दूंगा। 5% का 10 लाख में 5% 50,000 रुपये हो गए, है कि नहीं गाइज? तो 50,000 रुपये का फ़ायदा उसे दिख रहा है अगर तुरंत एक हफ्ते में पैसा पे कर दो। तो ये कैश डिस्काउंट होता है। एनी रिडक्शन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ द बिल टू एनकरेज द बायर टू पे द बिल प्रॉम्प्टली इज नोन एज कैश डिस्काउंट। प्रमोशन अलाउंस, कभी कभी कोई नया प्रोडक्ट लेकर आते हैं मार्केट के अंदर, तो उसको कम पैसे में बेचते हैं ना यार। कोई नया प्रोडक्ट आता है मार्केट में, यस यस गाइज, यस और नो। चलिए, जैसे हमारा क्रैश कोर्स, तो हम लोगों ने क्रैश कोर्स की फ़ीस रखी 2,999 है ना, कि 2,999 में अब मैम हमने कहा कि इससे पहले इस तरह का क्रैश कोर्स, ये अपने तरीके का बिल्कुल नया क्रैश कोर्स, देखते हैं कैसे चलता है। तो कोई नया प्रोडक्ट या ऑफरिंग लेकर आते हैं जब भी, तो होता क्या है कि उसमें दिए गए डिस्काउंट को हम लोग, यानी कि अलावेंस को हम लोग प्रोमोशनल अलावेंस कहते हैं। चलिए, अगला शॉर्ट नोट लिखना है हमें, पेमेंट ट्रेडर्स इन इंडियन मार्केटिंग। पहला, पेमेंट ट्रेडर्स कौन होते हैं भैया? ऐसे लोग जो किसी बिजी मार्केट के अंदर, सड़क के किनारे, किसी मार्केट एरिया में, रेलवे स्टेशन के सामने, बस टर्मिनल पे अपना सामान, हैंडबैग, कट पीसेस कपड़ों के, इस तरह के सब्जियां वगैरह, पेन पेंसिल कुछ भी लेकर बैठे हुए हैं और वो सामान बेच रहे हैं। टेम्परेरी शेड बना के जो बेचते हैं ना, यस, रेडी पटरी, अगर सिंपल बोलूँ तो रेडी पटरी वाले व्यापारी, ठीक है। तो अब वो लोग कैसे काम करते हैं? तो उनके सड़क किनारे इस जगह दुकानें होती हैं, ये टेम्परेरी शेड बना के अपने जो काम है उसको परफॉर्म करते हैं। दे प्लेस देमसेल्फ ऑन स्ट्रीट स्ट्रैटेजिकली, जिससे जहाँ पे जनता आ रही हो, जा रही हो, स्कूल, सिनेमा, रेलवे स्टेशन, और ये डेली यूज़ के सामान बेचते हैं आप लोग, राइट। चलो, दीज रिटेलर सर्व कंज्यूमर एज द नियरेस्ट एंड मोस्ट कन्वीनियंट प्लेसेस, जिससे उनको फ़ायदा हो जाए। अच्छा, अलावेंस का मतलब होता है कि जब हम ना, देखो, अलाउ करते हैं, कभी कभी हम लोग, डिस्काउंट का मतलब होता है कि डिस्काउंट और अलाउंस बेसिकली होता दोनों सेम है, बट अलाउंस का एक और मतलब हो जाता है कि डिस्काउंट सब लोगों के लिए नहीं था, सब चीज़ पे नहीं था, बस किसी स्पेशल रीज़न के लिए दिया जा रहा है, हमेशा नहीं है। तो अलाउंस और यहाँ पर प्रमोशन जो है वो थोड़ा कैटेगराइज हो जाता है। अखिलेश, क्लियर? ठीक है। अच्छा, मुझे लगा ये सवाल पूछा, ये तो पहले वाला ही एंड अलाउंस बोला है। ओह, ठीक है ना। सेलिंग प्रोसेस गाइस, सेलिंग प्रोसेस, पर्सनल सेलिंग प्रोसेस के अंदर 8 स्टेप आते हैं। पहले, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि इसे कौन कौन खरीदेगा। पहला स्टेप होता है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा टारगेट कस्टमर कौन है। तो इसके लिए हमें प्रॉस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी। प्रॉस्पेक्टिंग के अंदर क्या क्या होगा? कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड ईमेलिंग, कोल्ड सोशल सेलिंग, रेफरल्स। सर, ये कोल्ड कॉलिंग का मतलब है बर्फ़ भेज के उनको फ़ोन करेंगे? नहीं, कोल्ड कॉलिंग का मतलब है बिना बताए डायरेक्ट फ़ोन कर देंगे। जैसे आप लोगों के पास बिना बताए क्रेडिट कार्ड वालों का फ़ोन आया था, हेलो सर, मेरा क्रेडिट कार्ड कंपनी का से बात कर रहा हूँ, खरीदेंगे क्या? आपको 2 लाख रुपए का लोन मिला है, आपकी 2 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई है। ये बिना बताए हुए आपको जो कॉल आते हैं, जिसकी जानकारी आपको बिल्कुल भी नहीं रहती, इनको बोलते हैं कोल्ड कॉल्स, ठीक है। इस प्रोसेस को कंपनियां अपने नए नए कस्टमर को ढूंढने के लिए करती हैं, ठीक है, टारगेट कस्टमर तक पहुंचने के लिए। उसमें से फिर लोगों को छांटती हैं, लीड्स को क्वालिफाई करेंगे ना अगले स्टेप में, कि कौन लोग तैयार हो गए हमारा क्रेडिट कार्ड खरीदने के लिए। फिर देखेंगे कि वो हाउस वाइफ थी, स्टूडेंट था, बिजनेसमैन था, कौन था, उसके हिसाब से प्री अप्रोच यानी कि डिफरेंस क्रिएट किया जाएगा। डिफरेंस क्रिएट करने का मतलब है कि अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाएगी सभी लोगों के लिए, प्री अप्रोच किया जाएगा, उसके बाद अप्रोच किया जाएगा उनकी स्ट्रैटेजीज़ के हिसाब से सब लोगों को। भाई, जब सब लोगों को अप्रोच किया जाएगा अलग अलग स्टेप में, अलग अलग तरीके से, तो भाई उसके बाद सब लोगों को सेल्स प्रेजेंटेशन दिखानी पड़ेगी। सेल्स प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद सब लोग सवाल भी पूछेंगे ना, ये प्रोडक्ट इतना महंगा क्यों है, क्रेडिट कार्ड में इतनी सारी लिमिटेशंस क्या क्या हैं, और पैसा कितना लगेगा, बहुत सारे मुझसे सवाल पूछेंगे। ऑब्जेक्शन, अब ये ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लेंगे तो इसके बाद हम लोग सेल्स क्लोज कर पाएंगे। सेल्स क्लोज करने का मतलब है हमने प्रोडक्ट दे दिया, सामने वाले ने हमें पैसे दे दिए, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। लेकिन अब
अभी बात कंप्लीट नहीं हुई। सेल्स कंप्लीट कब होती है? जब हम उसे फॉलोअप भी देते रहें कि सर आपको हमारी सर्विसेज कैसी लगी, हमारे प्रोडक्ट कैसे लगा, या फिर कुछ दिन बाद हम पूछ रहे हैं उससे लगातार कि उस प्रोडक्ट को यूज़ करने में, उस सर्विस को यूज़ करने में उनको कोई समस्या तो नहीं आ रही है। इसको हम फॉलोअप बोलते हैं। इसके बाद ही हमारा पूरा सेल्स प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है, राइट। चलिए, क्या आप लोगों को सब कुछ समझ आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फॉलोअप का मतलब है बार बार चेक करना कि वो कस्टमर क्यों सेटिस्फाई नहीं हुआ, राइट। या फिर सेटिस्फाई हुआ तो अब हमें कौन से फीडबैक देगा इसके लिए। चलिए, नाउ पार्ट बी पे पहुंच गए हम लोग। एडवर्टाइजिंग इज वेस्टफुल, डिस्कस विद अप्रोप्रिएट एग्जांपल। हमने दो बातें पहले भी इसके बारे में डिस्कस करता है, 2013 के क्वेश्चन पेपर में है ये, और 12 में भी देख सकते हैं। 12-13 में से किसी एक क्वेश्चन पेपर में आपको ये मिल जाएगा, तो हम इसे स्किप कर दें। बेसिकली एडवर्टाइजिंग इज़ वेस्टफुल, इसका मतलब दो तरीके से है भाई। ये वेस्टफुल पहली बात तो है नहीं, है ना। कुल मिला के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमें एडवर्टीजमेंट से मिलती है, और वेस्टफुल भी है क्योंकि बहुत गलत एडवर्टीजमेंट। Someone connected with my Bluetooth. I don't know who connected that, but someone connected. So guys, मैं माफ़ी चाहूँगा इस वाले सेक्शन के लिए। Yes, अब जो हो गया सो हो गया। कोई समस्या तो नहीं हुई? ज़्यादा शोर तो नहीं आ रहा था आप लोगों को? ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वेयर हाउसिंग के अंदर मतलब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बतानी है कि इन्वेंट्री कंट्रोल का क्या मतलब होता है और वेयर हाउसिंग किसे कहते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है कि मान लेते हैं हमारा कोई स्टोर है, अब मुझे ये भी तो पता लगाना है ना कि कौन से रेंज के प्रोडक्ट मुझे इसमें रखने हैं, कौन सा आइटम जल्दी ख़राब हो जाता है, कौन सा जल्दी ख़राब नहीं होता, किस प्रोडक्ट को कितनी दूर ले जा ट्रांसफ़र करना होगा। यस और नो? अगर मैंने इस तरह से नहीं रखा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब है कि जितने भी प्रोडक्ट हमारे पास रहेंगे इसको हम कैसे कंट्रोल करें, ठीक है। इनकी डिलीवरी कितने टाइम में होने वाली है। जब हम वेयर हाउस फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि किन किन प्रोडक्ट को हमें ज़्यादा मंगाना है, किस प्रोडक्ट को कम मंगाना है, किस हर प्रोडक्ट के बीच में कितना गैप होना चाहिए, टाइम गैप होना चाहिए, राइट। इन प्रोडक्ट की फेरिशेबिलिटी कितनी है, कितनी दूर लोकेशन पे लेके जाना है, तो ये इन्वेंट्री कंट्रोल का मसला रहता है, ठीक है। क्लियर? चलिए, नाउ वेयर हाउसिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ स्टोरिंग। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को या नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को, उनको सॉर्ट भी करेंगे साइज़ वाइज, कलर वाइज, एरिया वाइज या प्रोडक्ट वाइज। हम लोग स्टोर भी करेंगे, सॉर्ट भी करेंगे, और जिससे क्या करें भाई, वैल्यू क्रिएट कर सके और उनको उनके जो डिज़ायर्ड प्लेस है वहाँ तक भेजा जा सके। द बेसिक पर्पस ऑफ वेयर हाउसिंग एक्टिविटी इज़ टू अरेंज प्लेसमेंट ऑफ गुड, प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटी टू स्टोर दैम, कंसोलिडेट दैम विद अदर सिमिलर प्रोडक्ट, और उनको छोटी छोटी क्वांटिटीज़ के अंदर डिवाइड कर दिया जाए जिससे असॉर्टमेंट को बनाना आसान हो जाए हमारे लिए कि इस रेंज का इस सिंगल टाइप का इस टाइप का प्रोडक्ट किस एरिया में रखा हुआ है। तो वेयर हाउसिंग अगर हमने इफेक्टिव तरीके से नहीं करी तो पूरे स्टोर के सभी सामानों का मिस मैनेजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा और इससे बहुत ज़्यादा लॉस होगा कुल मिला। नाउ सो हाउ मैनी वेयर हाउसेज शुड द फार्म हैव? 2 डिसीजन एरिया देखने पड़ते हैं। अच्छा, इतने सारे वेयर हाउसेस की ज़रूरत क्या पड़ती है? देखो, अगर कभी कुछ गड़बड़ हुई तो किसी एक ही वेयर हाउस में हो, कोई नेचुरल डिज़ास्टर, फायर वगैरह, अगर अलग अलग जगह इन्हें डिसेंट्रलाइज कर दिया जाएगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और अलग अलग जगह लोकेट करने से फ़ायदा ही होता है कि उनसे लोकेशन का एडवांटेज हम लोग उठा पाते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट शुड बी द पैटर्न ऑफ ओनरशिप ऑफ द वेयर हाउस? सब हम किराए पे लेंगे या अपना खुद का रहेगा? इन सारी बातों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम लोग कौन कौन से एरिया में ऑपरेट करेंगे और कितने सारे फंक्शंस हम लोग अपने वेयर हाउसिंग के साथ चला पाएंगे।
राइट। अब दो बातें हैं यहाँ पे। पहला, प्रोडक्ट टाइप कैसा रहेगा, प्रोडक्ट टाइप के अंदर उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे आएगी, और प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट। जिस जगह हमें भेजना है उसके आसपास वाले एरिया में मार्केट कितनी दूर में है, इसको प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट कहते हैं। जैसे अगर हमें मुझे कोई पेरिशेबल आइटम बेचना है, बेकरी, मीट, वेजिटेबल, तो ये 2-3 दिन में ही ख़राब हो जाता है ना। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, प्रॉक्सिमिटी देखनी पड़ेगी कि इसको इस जगह पे वेयर हाउस किया जाए, ऐसी लोकेशंस पे भेजा जाए जहाँ से पहुँचाना बहुत आसान हो। रेंट के हिसाब से देखेंगे भाई, लेबर, सप्लाई, टैक्सेस, जियोग्राफी, कंपटीशन, ये कितना कितना है। राइट, क्लियर। चलिए आगे, हाउ इज़ रीसेल प्राइस मेंटेन्ड इन इंडिया। रिटेल प्राइस को इंडिया में कैसे मेंटेन किया जाता है, इसको हमें ब्रीफली डिस्कस करना है और उसके क्या लीगल प्रोविजंस हैं। रीसेल का मतलब क्या है, किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, मान लेते हैं सैमसंग ने एक मोबाइल फ़ोन बनाया, अब उस सैमसंग के मोबाइल फ़ोन को मुझे एज अ वेंडर आगे बेचना है, मैं एक रीसेलर हूँ, मैं क्रोमा स्टोर हूँ, फॉर एग्जांपल आई एम द क्रोमा स्टोर, और सैमसंग का मोबाइल मुझे बेचना है। सैमसंग ने उसे मैन्युफैक्चर किया है, मार्केट किया है, और मेरे पास अब उसे सेल के लिए छोड़ा है। मुझे क्या करना है, इसको रीसेल करना है। सैमसंग से ख़रीदा मैंने, अब आगे कस्टमर को बेचना है मुझे। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर रीसेल प्राइस को कैसे मेंटेन किया जाएगा, ये बहुत ही देखने वाली बात है कि ऐसा क्या हो कि जिसमें गड़बड़ ना हो, किसी के साथ अनफेयर प्राइस प्रैक्टिसेस ना चल जाए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो। चलिए, कभी कभी हम जो डीलर्स होते हैं या जो रीसेलर्स होते हैं वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं अदर देन दैट ऑफ प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर। जो भी मैन्युफैक्चरर बोलता है या जो सप्लायर ने उसे दिया था प्राइस देने के लिए, वो प्राइस वो नहीं बता रहा है, वो अपनी तरफ से कोई प्राइस ऐड करके आप लोगों को ऑफ़र कर रहा है। तो ये तो क्या हो गई भाई, ये प्राइसिंग सही नहीं है, ये इलीगल प्राइसिंग है, और ये एक सही तरीका नहीं है प्राइसेस को रखने का, अपनी तरफ से मैनिपुलेट करना, ठीक है, डिसेप्टिव प्राइसिंग वगैरह रखना। तो इसके लिए अच्छा एक चीज़ और, हम लोग हॉरिजॉन्टल फिक्सिंग भी नहीं कर सकते, सारे रीसेलर मिलके सेम प्राइस पर रख लें, नहीं, ये भी इलीगल है। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए क्या क्या लीगल प्रैक्टिस चलती है भैया, MRTP करके एक लॉ है, इसका नाम है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। इसके अंदर हम लोग मोनोपोलिस्टिक और जितनी भी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उनको रोकते हैं। फॉर एग्जांपल, सरदार बक्स करके आप लोगों ने गाइस नाम सुना है इस लोगों इसका, सरदार बक्स कॉफ़ी, है ना। अच्छा, लेकिन अब सरदार बक्स नहीं है, वो है सरदार जी बक्स। ठीक है, क्योंकि स्टारबक्स ने इसी MRTP एक्ट के तहत उनको स्यू कर लिया कोर्ट में, और उनको बोला कि हमारे नाम के साथ जैसा ही इसका क्या है भैया, इनकी सिमिलर प्रोनाउंसिएशन है सरदार बख्श की, स्टारबक्स, सरदार बख्श। ठीक है, क्लियर। चलिए ना, तो अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोनोपोलीज की बात हो रही है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस जिसमें इलीगल प्राइसिंग वगैरह सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो ये एक्ट कंट्रोल करता है, ये देखता है और इनके साथ डील करता है, फेयर डीलिंग वगैरह हो जाती है। अगर कोई इस एक्ट को मतलब प्रोहिबिट करता है, ठीक है, तो 5,000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने की जेल या फिर दोनों हो सकता है पहली बार में। दूसरी बार में तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये इन्फॉर्मेशनल है, पहली बार में हो सकता, अब ये डिपेंड भी करता है कि MRTP जो टीम है वो क्या डिसाइड करती है। और हाँ, इनके पास पूरा का पूरा जो MRTP है एक्ट के तहत जितनी भी जो टीम बनी हुई हैं वो क्या करती हैं, किसी भी प्रोडक्ट को अलाउ कर सकती हैं प्राइस हाइक करने के लिए, और किसी भी प्रोडक्ट को एग्जेम्प्ट कर सकती हैं। ठीक है, इन द व्यू ऑफ कि लोगों को कौन कौन से प्रोडक्ट कितने ज़्यादा चाहिए, मार्केट में डिमांड और सप्लाई कैसी है, इस हिसाब से। राइट, चलिए, सो गाइज आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। क्वेश्चन नंबर 6 और 6, 7, 8 ये क्वेश्चन हम कल भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल नए हैं, इन क्वेश्चंस को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। राइट, तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, आप लोगों से मिलते हैं अगली क्लास में। जो क्लास में बिल्कुल नए हैं वो हमें क्लासेस के लिए दिए गए नंबर पे, जो नंबर लिखे हैं, ठीक है, इस पर कॉल कर सकते हैं। यस, सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास, सी यू टुमारो।